अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अकाउंटेंट जोन आज आपके सामने कॉन्सेप्ट सीरीज के अंदर जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाला कोर्स है उसकी हम फर्स्ट वीडियो लेके आए हैं। इससे पीछे आपको याद होगा हम टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं, और टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल्स के अंदर जो इनकम फ्रॉम सैलरी वाला हेड है उसको हमने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक वन बाय वन करके जो है वो डिटेल में देख लिया है। अगर आपको इन 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 कॉन्सेप्ट्स के हवाले से कुछ क्यूरीज हैं या आप कॉन्सेप्ट्स को सीखना चाह रहे हैं तो आप हमारी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसको आप देख सकते हैं। अब जो हम इसका टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल में जो दूसरा हेड होता है टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे हमारी इनकम जनरेट हो रही होती है, वो हमारा है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेड। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेड्स की ये जो सारी आउटलाइंस जो हैं ये यहाँ पे मैंने आपके सामने शेयर कर दी हैं। इनको हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर जो है कुछ टेक्निकलिटीज भी हैं, उनको हम देखेंगे जब ये वाला हमारा सेक्शन मुकम्मल होगा। तो साथ ही हम जो हमारी दूसरी सीरीज जो आयरस वाली चल रही है, आप उसको इस तरह उसके साथ कोरिलेट कर सकते हैं। तो इस तरह जो है आपको कॉन्सेप्ट्स के भी हवाले से भी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, और प्रैक्टिकल जो हमारा एफबीआर आईआरएस कोर्स चल रहा है उसके हवाले से भी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर जो आज हम दो तीन चीज़ें जो समझेंगे और जिनका समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम उनको देखेंगे। एक प्रॉपर्टी की डेफिनेशन जो है सॉरी, प्रॉपर्टी की डेफिनेशन जो है वो क्या है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेड के लिहाज से। रेंट जो है उसके अंदर क्या चीज़ शामिल होती है, और ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी जो है ये क्या चीज़ होती है, और इन तीनों चीज़ों का आपस में क्या ताल्लुक है, और ये किस तरह जो है वो हमारे टैक्स को इम्पेक्ट कर रहे होते हैं। तो उसके लिए सिंपल यहाँ पे एक मैंने चीज़ों को जो है वो बड़ा सिंपलीफाई रखा हुआ है और शॉर्ट फॉर्म में रखा है, ताकि आपका जो है वो टाइम ज़्यादा न लगे इस पे, और आप क्विकली जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको जो है वो गो थ्रू कर सके। अच्छा, सबसे पहले इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेड के लिए आपको पता होना चाहिए कि जब हम कहते हैं कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो क्या क्या चीजें शामिल होती हैं उस सेक्शन को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे अगर आप देखिए तो हमने प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी में हमने बताया है कि प्रॉपर्टी में या बिल्डिंग हो सकती है या आपकी लैंड हो सकती है। तो ये दो चीजें जो हैं ये प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आती हैं, किसके लिहाज से? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेड के लिहाज से। तो प्रॉपर्टी में आपकी बिल्डिंग आएगी या लैंड आएगी। और तीसरी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, कि आपके इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के लिए जरूरी है कि ये आपके पास या बिल्डिंग हो या लैंड हो, और उसको जो बंदा रेंट आउट कर रहा है वो उस प्रॉपर्टी का जो है वो ओनर हो। अगर उस प्रॉपर्टी का बंदा जो है वो ओनर नहीं है, तो उस केस के अंदर जो उसकी इनकम आ रही होगी वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाला केस नहीं होगा, वो नॉर्मली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाला केस होगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाला सेक्शन जो है वो भी यहाँ पे क्रिएट किया गया है, क्योंकि इससे भी नॉर्मली इनकम जनरेट हो रही होती है। तो अभी हम चूंकि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाला हेड डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब भी हम बात करेंगे कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाला इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, तो उस केस में आपकी जहन में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आपने जो भी प्रॉपर्टी रेंट आउट की है, चाहे वो इन फॉर्म ऑफ बिल्डिंग है, चाहे वो इन फॉर्म ऑफ लैंड है, चाहे इन फॉर्म ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग दोनों है, तो उसकी ऑनरशिप जो है वो आपके पास होनी चाहिए। अगर आपकी ऑनरशिप उसकी ऑनरशिप आपके पास नहीं है डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से, तो वो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होगी। और अगर आप उसको गलती से अपने टैक्स रिटर्न में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी शो करवाएंगे, तो टैक्स के लिहाज से आप बहुत बड़ी गलती कर रहे होंगे। और एक तो आप टैक्स ज्यादा पे कर रहे होंगे, दूसरा आपको नोटिस वगैरह भी आ सकते हैं। तो ये वाली चीज जो है वो क्लियर होनी चाहिए आपके पास। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि कौन से केसेस हैं जिनके अंदर जो है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से हट के इनकम आ रही होती है, प्रॉपर्टी से ही आ रही होती है, लेकिन वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं बनेगी। वो हम आगे जाके डिटेल में उसको देखेंगे जो हमारी नेक्स्ट वीडियोस आ रही होंगी। तो फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट कि यहाँ पे जो भी आपने जब प्रॉपर्टी की बात आएगी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड के लिहाज से, तो वहाँ पे ये हम अज्यूम कर रहे होंगे कि लैंड या बिल्डिंग है और उसकी ऑनरशिप जो है वो उस पर्सन के नाम पे है, और वो आगे रेंट आउट कर रहा है किसी जो है वो थर्ड पर्सन को। तो ये एक चीज थी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसमें ऑनरशिप जो है वो प्रॉपर्टी की होना आपके पास बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पैदा होता है कि व्हाट इज पार्ट ऑफ रेंट,
कि रेंट से क्या मुराद है। एक तो हम नॉर्मली कह रहे होते हैं कि हमने रेंट पे प्रॉपर्टी दी हुई है, रेंट पे घर किया हुआ है, क्या वही रेंट ही टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेंट होता है, या इस रेंट में कोई और भी चीजें होती हैं जो कि टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उसको रेंट का पार्ट बनाना होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि व्हाट इज पार्ट ऑफ रेंट। रेंट जो है उसकी डेफिनेशन में क्या आता है, ये तीन चार चीजें हैं जो मेजर चीजें हैं, इन्हीं के अंदर सारी चीजें ऑलमोस्ट कवर हो जाती हैं। यहाँ पे मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल भी क्रिएट की हैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए कि रेंट में क्या चीज आएगी, और उसके एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्रिएट की हुई है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लिखें फॉरफिटेड डिपॉजिट या पगड़ी फॉर द सेल ऑफ प्रॉपर्टी। लेट्स सपोज अगर एक आप प्रॉपर्टी जो है आपने सेल की और उसके लिए आपने जो है वो डिपॉजिट दे दिया, जिसको हम टोकन भी कहते हैं। अब वो टोकन जो है, अब वो वाली चीज जो है वो लेटर ऑन किसी वजह से डील कैंसिल होगी, तो उस केस के अंदर जो फॉरफिटेड डिपॉजिट आपके पास आया है, जो कि आप नॉन रिटर्नेबल है, जो आपने रिटर्न नहीं करना, वो आपका रेंट का पार्ट बनेगा। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपने जहन में रखनी है, और ये नॉर्मल लोगों को नहीं पता होता। दूसरा केस ये है कि अगर एक ऑनर है, उसने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो रेंट पे दी हुई है, लेकिन उस ऑनर्स की प्रॉपर्टी की ऑब्लिगेशंस जो है वो टेनेंट पे कर रहा है, यानी कि जो बंदा रेंट पे रहा है वो कह रहा है कि मैं इसकी जो भी टैक्सेस वगैरह होंगी, जो भी ऑब्लिगेशंस होंगी वो मैं पे करूंगा। तो जो भी ऑब्लिगेशन प्रॉपर्टी से रेलेवेंट होंगी और उसको टेनेंट पे कर रहा होगा, वो इनडायरेक्ट वे से जो है वो क्या कर रहा है, वो बेनिफिट दे रहा है ऑनर को। और वो बेनिफिट की अमाउंट जो है वो बेसिकली ओनर के लिहाज से प्रॉपर्टी रेंट का पार्ट बनेंगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो लिखा हुआ है ऑब्लिगेशन ऑफ ओनर पेड बाय टेनेंट लाइक प्रॉपर्टी टैक्स। ये मैंने आपको एग्जांपल दी हुई है। बाकी केसेस के अंदर जो है वो टेनेंट कह रहे होते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह होगा वो हम खुद पे करेंगे। तो उस केस के अंदर जो है, उस केस के अंदर जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स भी उसका पार्ट बन जाएगा। तीसरी चीज ये है, ये बहुत ही क्रिटिकल चीज है, बहुत अहम चीज है। ये हम इंशाल्लाह इसको जो है वो डिटेल में आगे बड़ी कम्प्रिहेंसिवली देखेंगे भी। वो ये है कि एडवांसेस और सिक्योरिटी रिसीव्ड बाय द ओनर विच इज नॉट एडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट। नॉर्मली आपको भी आइडिया होगा कि जब भी हम प्रॉपर्टी रेंट पे देते हैं तो उसके अगेंस्ट हम कुछ सिक्योरिटी या डिपॉजिट लेते हैं। तो वो सिक्योरिटी या डिपॉजिट जो है, अगर वो एडजस्टेबल नहीं, एडजस्टेबल से मुराद ये है कि एक सिनेरियो ये हो सकता है कि वो कहें कि जी ये आप मंथ के हर महीने के एंड पे आप इसको रेंट का पार्ट बना के डिडक्ट कर लिया करें। दूसरा केस ये है कि वो रेंट का पार्ट नहीं होता, रेंट अलग से पे किया जाएगा और वो जस्ट एक एज ए सिक्योरिटी के तौर पे जमा करवाया गया है। तो वो जो एक सिक्योरिटी या एडवांसेस दिए गए हैं एडवांस फॉर्म के अंदर, जो कि एडजस्टेबल नहीं है, तो उसको हमने रेंट का पार्ट भी बनाना होता है। वो कैसे पार्ट बनाना है ये भी हम जो है वो इससे नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल चीज है। यहाँ पे लोग नॉर्मली जो है वो गलती करते हैं टैक्स की कैलकुलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरी चीज, कोई भी अदर अमाउंट जो कि आप जब रेंट वगैरह एग्रीमेंट वगैरह लिख रहे हैं उसके ऊपर बाद केसेस के अंदर साइनिंग अमाउंट वगैरह भी पे की जाती है, तो जो साइनिंग अमाउंट होगी 4,000 10,000 जो भी वट एवर द अमाउंट, वो वाली अमाउंट जो है वो भी आप उसको रेंट का पार्ट बनाएंगे। और ये सारी चीजें मिलके हमारे पास जो है वो रेंट की फॉर्म में आ रही होंगी, और रेंट की वैल्यू जो है वो बन रही होगी, जिसको हम रेंट चार्जेबल टू टैक्स कहते हैं टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हमने ये देख लिया कि प्रॉपर्टी में क्या शामिल है, उसके बाद हमने देखा कि इस प्रॉपर्टी से जो इनकम आनी है जो कि रेंट के फॉर्म में है, तो रेंट में क्या चीज शामिल है वो हमने देख लिया, उसकी एग्जांपल्स। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जब हमारे पास जो अमाउंट रेंट की आएगी, क्या वही एक्चुअल अमाउंट ही टैक्सेबल होगी, या टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी जो टैक्सेशन है वो डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे हमने उसका क्राइटेरिया या रूल या डिटर्मिनेशन बताई हुई है कि जब ये आप चीजें सारी शामिल कर लें, अमाउंट शामिल कर लें, तो उसको आपने टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखना है कि क्या ये रेंट अमाउंट जो है हमने कैलकुलेट की है ये ठीक भी है या नहीं ठीक है, उसको हमने कैसे लिखना है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक रूल है कि जब भी आपके पास रेंट जो आप एक्चुअली रिसीव कर रहे होंगे, लेट्स सपोज 50,000 आपने मंथली रेंट जो है वो फिक्स किया हुआ है, और उस एरिया के अंदर जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी रेंट की, तो इन दोनों में से जो भी हायर अमाउंट होगी वो हम जो है वो टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्सेबल होगी। अच्छा, यहाँ पे अब जो है हम एग्जाम्पल को देखते हैं, जो हमने अभी पीछे सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं उसको डिस्कस किया है। इसके अंदर एग्जाम्पल में हम देखें, ये एक मेट्रो है
वो एग्जेक्टिव ग्रुप के अंदर एज ए काम कर रहा है, तो उसने हमें ये सारा डाटा प्रोवाइड किया है। और इस डाटा की बेस पे, ये डाटा उसने हमें प्रोवाइड किया है, यहाँ तक उसने डाटा दिया, इसके बेस पे हमने ये फेयर मार्केट वैल्यू हमें पता था, और इसके बेस पे हमने टैक्स की जो एक्चुअल कैलकुलेशंस हैं उसको हमने किया हुआ है। तो यहाँ पे देखें तो एक्चुअल रेंट जो 20,000 पर मंथ वो रिसीव कर रहा है, उसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो 10,000 जो है, ये टेनेंट है जिसको उसने रेंट पे दिया हुआ है, वो एनुअली टैक्स पे करता है, ये प्रॉपर्टी टैक्स। और बाकी ये फेयर मार्केट वैल्यू जो है हमने उस एरिया के लिहाज से दो सिनेरियोज बना के चेक की हुई है कि क्या फेयर मार्केट वैल्यू है। तो अगर आप टैक्स कैलकुलेशन नंबर सिनेरियो वन में देखें तो एक्चुअल रेंट जो है उसकी हमने सिंपल यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई किया, फिर फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो हमें पास केस वन के अंदर ये थी। तो एज पर जो कॉन्सेप्ट के मुताबिक इन दोनों में से जो हायर वैल्यू होगी वो हमने एज ए रेंट के तौर पे लेना है। तो यहाँ पे देखें तो हमने जो एक्चुअल रेंट हम ज्यादा रिसीव कर रहे हैं, जबकि फेयर मार्केट वैल्यू उधर उस एरिया की कम है, तो एक्चुअल जो रेंट है वो टैक्स पर्पज के लिए ये आएगा। उसमें जो प्रॉपर्टी टैक्स जो 10,000 जो टेनेंट पे कर रहा था वो भी टैक्स का रेंट का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने दूसरे केस में कहा था अगर कोई भी ऑब्लिगेशन जो ऑनर की है लेकिन टेनेंट पे कर रहा है वो रेंट का पार्ट बनेगा। 10,000 ये किया तो टोटल जो रेंट चार्जेबल टू टैक्स जो है वो 2.5 लाख रुपया टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी इनकम बनी साल की। केस नंबर टू में अगर देखें कि एक्चुअल रेंट 2,40,000 रुपया है, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो 3 लाख रुपया है। इस केस के अंदर जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ा था, कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि इन दोनों में से जो हायर वैल्यू होगी वो हम लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि फेयर मार्केट वैल्यू जो ली और वो थी 3 लाख रुपया ज्यादा थी, तो हमने 3 लाख को यहाँ पे जो है वो लिया, और उसके बाद उसमें जो टेनेंट प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रहा था वो ऐड करके, तो इस केस के अंदर 3,10,000 रुपया जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स सॉरी रेंट जो है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बनी। अच्छा यार यहाँ पे देखें केस सेम है, लेकिन जैसे ही हमने फेयर मार्केट वैल्यू का सिनेरियो चेंज किया है तो उसकी जो इनकम्स के इनकम के अंदर जो है वो फर्क पड़ गया है अराउंड अबाउट 60,000 का। तो इस तरह आप ऐसे आइडिया लगा सकते हैं कि टैक्स की कैलकुलेशंस जो है उसको टेक्निकली समझना जो है वो कितना जरूरी है। तो इस तरह जो है आज हमने पहले जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाला हेड था उसके अंदर हमने ये तीन चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर ली हैं। उसमें प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, रेंट क्या होता है, और ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी जो है ये क्यों ज़रूरी है और इसका जानना क्यों ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्कोप ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी देखेंगे और एडवांसेस को कैसे हमने एडजस्ट करना है और उसके क्या टेक्निकलिटीज़ हैं वो हम इंशाल्लाह जो है वो देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।